CUET 2022. Hello everyone, this is Shekhar and welcome to my YouTube channel Pi Political. इस वीडियो में हम जानेंगे CUET 2022 के बारे में और आप जैसा कि देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, इनके बारे में भी हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू पाई पॉलिटिकल। वेलकम एस्पायरेंट्स फॉर CUET 2022 UG। आप इन वीडियो में कुछ बातों को पहले हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम कौन कौन सी बातें जानने वाले हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज CUET? CUET क्या है? डिफरेंस बिटवीन CUET एंड CU सेट। आपने बहुत बार सुना होगा कि CUET एंड CU सेट लोग एक दूसरे के साथ उसको यूज करते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बारे में हम जानेंगे। देन नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, इनके बारे में हम जानेंगे। एंड देन एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, what to do if we are from साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड। अगर हम साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हमने कभी भी इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है, तो इनके बारे में हम एक फ्रेमवर्क कैसे बनाएं, आखिर इनके बारे में हम एक मंथ में कैसे प्रिपरेशन करें, उसके बारे में आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल न्यूज है। आइए स्टार्ट करते हैं। CUET Common University Entrance Test 2022. The Common University Entrance Test CUET UG 2022 is being introduced for admission into all UG programs in all central universities for academic session 2022-23 under the Ministry of Education. Include a detailed syllabus for parents to take home. A single examination will enable the candidates to cover a wide outreach and be part of the admission process to various central universities. CUET UG ये एक सिंगल एग्जामिनेशन जो कि बेहतरीन स्टेप है गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिसके अंतर्गत आप सभी को एक सिंगल एग्जामिनेशन देने के केवल एक सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल DU, BHU और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एक सिंगल फॉर्म, एक सिंगल एग्जामिनेशन और आपकी भाग दौड़ ख़त्म। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन CUET एंड CU सेट। लोग इसको आपस में एक दूसरे के साथ उसको सिनोनिम के तौर पे यूज कर रहे हैं, बट इनमें एक थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। आइए उसको भी जान लेते हैं। फर्स्ट, CUET stands for Central Universities Entrance Test, and when we talk about CU set, it stands for Central Universities Common Entrance Test. It had been launched as the Central Universities Common Entrance Test CU set in 2010. Had been launched under the UPA 2 government, but had failed to gather steam since only 14 central universities had adopted it until last year. CU सेट जो एग्ज़ाम है वो 2010 में ही उसको लॉन्च कर दिया गया था इन UPA 2 गवर्नमेंट के दौरान ही, बट उस समय में यही डिफरेंस था कि वो केवल 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के उसमें पार्टिसिपेंट थी और वो फेल माना जाता है क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल JNU, DU और BHU जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। CUET is a revamped version of CU set and it's now compulsory for all 45 central universities to adopt it. CUET और CU set में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है। CUET का पुराना नाम क्या है? CU सेट। आप इतना सिंपल से याद करिए। CUET में बस यही एक डिफरेंस है, इसमें जो भी ऑल इंडिया 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं
उन सभी को इसमें अडॉप्ट कर लिया गया है। ये सभी एक साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बस ये एक सिंपल सा, ये लार्ज स्केल पे हो रहा है, बस यही एक सिंपल सा डिफरेंस है। देन नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशंस। एलिजिबिलिटी, कोई भी कैंडिडेट जो क्लास 12th पास आउट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड से, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे किसी स्टेट बोर्ड का हो, वो एलिजिबल होगा। सेकेंड, द CUET एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो CUET की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंस कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग वैरी करेगी। तो आप सभी से बहुत ही एक सजेशन है कि आप लोग जाके जिन भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक बार उनको ओपन करके उनके पूरे नोटिफिकेशंस को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। एज लिमिट, एज लिमिट क्या रहेगी? सो आप देखिए, नो मैक्सिमम एज लिमिट, यहाँ कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, बट उससे भी ज़्यादा जो आपको ध्यान रखनी है कि मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स। अगर आप 17 ईयर्स से आपका 12th पास आउट हो चुका है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट, क्वालिफिकेशंस। It depends on the stream you are choosing, science, commerce, arts, and the special discipline or course in which you are applying for. So qualifications जो होंगी आपकी वो डिपेंड करेंगी कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज करते हैं। आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स, और उसी कोर्स के हिसाब से आपको अपनी क्वालिफिकेशंस को चेक करना होगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं CUET का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। सो उसमें टोटल 3 सेक्शंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेक्शंस में 2 पार्ट है। सेक्शन 1 है जिसमें 13 लैंग्वेजेस रहेंगी, एंड सेक्शन IB जिसमें 19 लैंग्वेजेस रहेगी। सो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड इसमें 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही होंगे। ड्यूरेशन 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। ओके, सो आपको इसमें 45 मिनट्स मिलेंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देन सेक्शन 2 जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल सोशलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सारे। इनमें 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने होंगे मिनिमम, एंड ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, टू बी अटेम्प्टेड 60, एंड यू विल हैव ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स। ओके, सो नाउ आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, फॉर्म्स की डेट अब बढ़ी थी बट अब वो एंड हो चुकी है। सब आप सभी, जून का फर्स्ट डे आज स्टार्ट हो चुका है। तो हम सभी के मन में ये आ रहा होगा कि आखिर एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। सो ये देखिए, द एग्जैक्ट CUET एग्ज़ाम डेट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर, ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। हाउ एवर इट इज़ नोटिफाइड दैट CUET 2022 एग्ज़ाम इज़ टू बी हेल्ड इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2022। सो फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2022 में हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक्यूरेट 1 मंथ आपके पास बचा है। 1 मंथ यही आपका लास्ट बचा है जिसमें आप जो भी प्रिपरेशन करनी है वो करेंगे, यही आपका लास्ट स्टेज है। सब हम देखते हैं CUET एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी। फर्स्ट स्टेप, फाइलिंग CUET एप्लीकेशन फॉर्म। सो आप में से जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है सो उन्होंने फर्स्ट स्टेप तो क्लियर कर लिया है। सेकेंड स्टेप होगा डाउनलोडिंग CUET एडमिट कार्ड। तो सेकेंड स्टेप, आपका फर्स्ट और सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम होना है, तो जून के लास्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। देन जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, देन थर्ड होगा अपीयरिंग फॉर CUET एग्ज़ाम। आप उसके लिए अपीयर होंगे, और उसके बाद होगा रिजल्ट अनाउंसमेंट। और रिजल्ट अनाउंसमेंट के दिन हर बच्चा यही चाहता है कि हमारा उस लिस्ट में नाम हो जिस यूनिवर्सिटी के लिए हमने अप्लाई किया है। सो फोर्थ स्टेप तक पहुंचने के लिए और अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए आपको अभी से 1 मंथ के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो आगे क्या है,
आप लोगों के लिए एक बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्रैश कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें आपको इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड फॉर सेक्शन 2 मैं प्रिपरेशन करवाऊँगा। इन 3 सब्जेक्ट्स को चुनने का आखिर कारण क्या है? पहली बात ये है कि इन 3 सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं इन 3 सब्जेक्ट्स में से किसी एक या 2 या तीनों को चुन लूँ, क्योंकि इनका आपके करियर में बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा, इनकी मार्केट में डिमांड भी है। ठीक है, सो इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर आप 1 के लिए करना चाहते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, मैं सबके लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाऊंगा। सो आगे देखते हैं। रोड मैप ऑफ सक्सेस। पॉलिटिकल साइंस, वी विल कवर होल सिलेबस विद इन ए स्पैन ऑफ 15 to 20 लेक्चर्स। हम अपने टोटल जो सिलेबस है उसको हम 15 to 20 लेक्चर्स में हम एंड कर देंगे। हमारा सिलेबस बहुत ही बड़ा है, बट हमको ये करना होगा क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट है। हमारे पास केवल 1 मंथ बचा है। अगर आप 15 to 20 लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद फिर हमको उन लेक्चर्स को रिवाइज भी तो करना होगा, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। देन साइमल्टेनियसली वी विल कवर हिस्ट्री एंड देन इकोनॉमिक्स। सो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन तीनों के ऊपर मैं लेक्चर्स लाने वाला हूँ बैक टू बैक। दिस इज अ हाई टाइम। सी, this is a high time for your preparation as we are running out of time, and this is the high time when you should collect your energies and channelize it towards your goal. Okay, so यही टाइम है आपका जब आपको अपनी सारी एनर्जीज़ को कलेक्ट करना चाहिए और उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार टाइम बीत जाता है फिर क्या कहा जाता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताइए मत। सो ये देखिए, ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जो कि 12th बेस्ड है, NCERT बेस्ड है। और आपको इन सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में आखिर है क्या। सो फर्स्ट है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। Politics in India since independence. First, the era of one party dominance. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल, अनइवन डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल, कोएलिशनल नेचर ऑफ कांग्रेस, मेजर अपोजिशन पार्टी। सो इसमें हम कांग्रेस का जो एरा रहा है 60 ईयर्स का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, Nehru's approach to nation building, legacy of partition, the challenge of refugee resettlement, the Kashmir problem, organization and reorganization of states, political conflicts over language। तो हम इसमें नेशन बिल्डिंग के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, नेहरू की क्या अप्रोच रही नेशन बिल्डिंग को, और कौन कौन सी कश्मीर प्रॉब्लम्स रही हैं, इन सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम जानेंगे। पैमाइन एंड सस्पेंशन ऑफ 5 ईयर प्लान, रोलिंग प्लान जो चला था जनता शासन के दौरान, उसके बारे में हम जानेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन। देन फोर्थ, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, साइनो इंडिया वॉर ऑफ 1962, इंडिया पाक वॉर ऑफ 1965 एंड 1971, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड शिफ्टिंग अलायंसेज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके बारे में हम जानेंगे। फिफ्थ, चैलेंज टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू, नॉन कांग्रेसिज्म एंड इलेक्टोरल अपसेट ऑफ 1967, कांग्रेस स्प्लिट एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस विक्ट्री इन 1971 इलेक्शंस, पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ। ठीक है,
1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो एक तरीके से इसमें हम पॉलिटिक्स और इन इंडिया जो कि इंडिपेंडेंस तक हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशियरी, नव निर्माण मूवमेंट इन गुजरात एंड द बिहार मूवमेंट, इमरजेंसी, कॉन्टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, रेजिस्टेंस टू इमरजेंसी, 1977 इलेक्शंस, then 7th रीजनल एस्पायरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, सिख राइट्स विथ 1984 में उससे रिलेटेड, राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, इनमें फार्मर्स मूवमेंट, वुमेंस मूवमेंट, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अफेक्टेड पीपुल्स मूवमेंट, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। देन नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन द 1990s, राइज ऑफ द जेडी एंड द बीजेपी, जिसमें उनका उदय होता है, द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज एंड द कोएलिशन पॉलिटिक्स, यूएफ एंड एनडीए गवर्नमेंट, इलेक्शंस 2004 एंड यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए, नॉन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। सो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, challenges of and response to globalization, new economic policy and its opposition, rise of OBCs in North Indian politics, दलित पॉलिटिक्स और अयोध्या डिस्प्यूट, गुजरात राइट्स, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, सो वो हो गया फर्स्ट, पॉलिटिक्स इन इंडिया, एंड द सेकेंड वन विल बी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसका ये खासियत है इस सेक्शन की कि आपको फर्स्ट सेक्शन तो आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगी, बट इस सेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं स्पेशली अपने नोट्स वगैरह उसके थ्रू आपको बताऊंगा। सो इसमें आपको पढ़ना होगा कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बाईपोलैरिटी, जिसमें यूएसएसआर एंड यूएसए, ये दो बाईपोलर पावर्स होती हैं जो डोमिनेंस करती हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। देन थर्ड, यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, देन अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक पावर, साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन, आईएमएफ, आईबीआरडी, इन सब के बारे में, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसके बारे में हम जानेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स, आप सभी ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो सो ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सभी के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो ये था आपका सेशन। ओके, मुझे लगता है आप लोग को इसमें अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस, उसके साथ साथ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स को मैं साथ में लेके चलूँगा, और सेक्शन 1 और सेक्शन 3 के लिए भी मैं सेशंस लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको पूरे प्रिपरेशन कराई जा सके। आई होप आपका जो सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का वो ज़रूर से ज़रूर फुलफ़िल हो, क्योंकि ये एक आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आप इस समय करते हैं तो आपको बहुत आपके करियर में बेनिफिट होगा। सो समय को पहचाने, राइट एडवाइस एट राइट टाइम, ये मेरा काम है। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए। जिन बच्चों को जो कि कोचिंग वगैरह एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको ये शेयर करिए। अगर आप खुद सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर नहीं आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने कजिन्स और ब्रदर्स और सिस्टर्स को आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।